आपकी एक सेकंड लेफ्ट साइड में एक सेकंड अजहर, ये इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। हमने सवाल ये पूछा गया है कि जब डबल ल्यूमेन ट्यूब को पोजीशन करना है, डबल ल्यूमेन ट्यूब को पोजीशन करना है, तो हमने डबल ल्यूमेन ट्यूब डाल दी, हमने उसको इन्फ्लेट किया, बायलैटरल वेंटिलेशन होनी चाहिए। अभी हमने सिर्फ ट्रेकियल ल्यूमेन को हमने इन्फ्लेट किया है, ठीक है, ट्रेकियल बैलून को। अच्छा, ट्रेकियल ल्यूमेन को ट्रेकियल बात सर, अगर आपका आपकी लेफ्ट साइडेड ट्यूब है, इजंट इट? यस, अगर लेफ्ट और कोई भी यूनिलैटरल जो है ना वो साउंड्स आते हैं, आपने सिर्फ जो है ना वो ट्रेकियल ल्यूमेन को किया है, तो उसका क्या मकसद है? नहीं, ट्रेकियल बैलून हमने सिर्फ एक बैलून को इन्फ्लेट किया ना, और मैं वही कह रहा हूँ ना, ट्रेकियल बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, ट्रेकियल ल्यूमेन को हमने इन्फ्लेट किया, सिर्फ ट्रेकियल को, ब्रोंकियल की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ हाँ जी। ट्रेकियल जो इनिशियल स्टेप है, और आपके यूनिलैटरल आ रहे हैं ब्रेथ साउंड्स, तो उसका क्या मकसद है? यूनिलैटरल किस साइड का? राइट का, लेफ्ट? सर पहले ये बताइए कि लेफ्ट साइडेड डबल ल्यूमेन जब हम पास करते हैं, ट्यूब जो है ना, हाँ, ट्यूब आपने ज्यादा आगे पुश की हुई है। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं ब्रोंकियल कफ को इन्फ्लेट, और उस वक्त हम जो है ना वो बायलेटरल जो है ना वो हम कर रहे होते हैं, सो दैट कि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी दोनों तरफ यानी कि ना बायलेटरल इक्वल साउंड्स आ रहे हैं। अच्छा, एक उसके बाद हम किसी भी कोना, हम चूंकि हमने लेफ्ट ट्यूब डाली हुई है, तो हम अगर जिसको क्लेम करेंगे, अगर लेफ्ट ट्यूब है और अगर ब्रोंकियल को बंद कर रहे हैं, तो दैट मींस लेफ्ट साइड पे ब्रेथ साउंड्स नहीं आने चाहिए। हाँ, इसमें एक ये है कि अगर इस कंडीशन में दोनों साइड्स आ रहे हैं, दैट मींस आपकी बहुत पीछे है, यू हैव टू पुश अ लिटिल बिट फॉरवर्ड ट्यूब। ठीक हो गया सर? ठीक है। और इसी तरीके वाइस वर्सा हम करेंगे, जब फिर ट्रेकियल को ब्लॉक करेंगे, और फिर करेंगे ट्रेकियल, हम जब करेंगे चूंकि हमने लेफ्ट साइड डाली हुई है, अगर ट्रेकियल को हम ब्लॉक करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे जो है ना वो आने चाहिए ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, असल में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो वो अगले हम स्टेप पे चले गए, ये जो है ना उसकी जो हिकअप्स हैं वो तो बाद में है, पहले इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करना है? सर इनिशियली आपने जो है ना वो इन्फ्लेट करना है आपका ट्रेकियल ल्यूमेन, एंड you have to listen before inflating bronchial lumen, you have to bilaterally auscultate it. उसके बाद फिर आपने bronchial lumen को इन्फ्लेट करना है। अगर मिसाल के तौर पे आपने किया है, जो आप कह रहे थे ना कि वन साइडेड हो रहा है, वही मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन ये पूछा था कि वन साइडेड कौन सी साइड, वन साइडेड राइट साइड या वन साइडेड लेफ्ट साइड? जी, वन साइडेड अगर लेफ्ट साइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों ल्यूमन एक साइड पे गए हुए हैं, राइट लंग वेंटिलेट नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। आप उस पे आप थोड़ा विथड्रॉ करना पड़ेगा आपको, अब विथड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला अगर आपने बायलैटरल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यू आर इन द करेक्ट पोजीशन इनिशियली। अब आप अगले अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपने ब्रोंकियल जो कफ है, ब्रोंकियल कफ है, उसको आपने इन्फ्लेट करना है। ठीक है, इन्फ्लेट करके आपने ब्रोंकियल ल्यूमन से आपने वेंटिलेट करना है। तो अगर पोजीशन फिर भी आपने दोनों उस वक्त करके ना, नहीं आपने इन्फ्लेट कर लिया ना ब्रोंकियल, फिर भी आपने बगैर किसी ब्लॉक किए हुए दोनों तरफ सुनने हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो देखिए मैं आपको वही मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले स्टेप, अगले स्टेप में फिर आपने और भी एक चीज देखनी होती है। वो क्या चीज होती है? मर्फीज आई क्या होती है? ये जो मर्फीज आई नहीं, उसको क्या कहेंगे आप, जो राइट साइड का, अगर राइट साइडेड ट्यूब है तो राइट साइडेड ट्यूब में क्या प्रॉब्लम होती है? सर चूंकि राइट अपर ब्रोंकस में ना वो कंपैरेटिवली डिस्टेंस शॉर्ट होता है, तो हमें राइट आई जो ना अपर ब्रोंकियल उसके लिए ना ल्यूमेन के लिए वो बिल्कुल थोड़ा सा सेट करने में इशू होता है, तो हमें वो सही सेट करनी होती है सर। तो वो उसके अंदर आपको राइट अपर लोब को भी आपने, हाँ बिल्कुल, उसमें कफ में से ही ना उसकी ल्यूमेन बनी हुई होती है। ठीक है डॉक्टर शायद समझ आ गया आपको?
शायद मैं बहुत खूबसूरती से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सका, लेकिन ज़हन में रखें बात बेसिकली कि आपने पहले दोनों साइड्स को वेंटिलेट किया, फिर आपने ब्रोंकियल कफ को आपने इन्फ्लेट किया, आपने उसके बाद आपने ट्रेकियल ल्यूमन को ब्लॉक किया और आपने देखा कि लेफ्ट साइड हो रही है, फिर आपने दोनों साइड को भी देख कंफर्म कर लिया। ये इसका तरीकाकार होता है। अच्छा, असल में देखें, जो अब ये हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रैक्टिकली एक आजकल एक होता है, इसको कहते हैं इजी ब्लॉकर, ठीक है। वो बेसिकली किरायना पे वेज हो जाता है, उसके अंदर 2 बैलून्स होते हैं, वो जिस साइड के ल्यूमन को ब्लॉक करना होता है उस साइड का इन्फ्लेट कर देते हैं, उस साइड का ल्यूमन ब्लॉक हो जाता है। यानी कि वो सिंपल ट्यूब होती है और वो ब्रोंकियल ब्लॉकर ऐसा है कि दैट इज वेरी इजीली प्लेस्ड, और उसको जो है ना, वो जिस साइड के ल्यूमन को आपने ब्लॉक करना होता है वो उस साइड को आप इन्फ्लेट कर देते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और एक मैं मतलब और बताता हूँ कि असल में होता ये है कि अगर आपने किसी एक स्पेशलिटी में काम नहीं किया तो उसके अंदर आप डेफिशिएंट होते हैं। ये मैं इसमें बहुत मेरा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि एक बात तो ये है कि जो है वो मल्टीपल टाइम्स आप करें तो फिर आपको 100% कॉन्फिडेंस होता है। दूसरी बात ये कि मैंने जिस सेटअप में काम किया था वहां पे डबल ल्यूमन ट्यूब के बजाय यूज होता था इजी ब्लॉक। तो एक्चुअली दैट थिंग्स make my life easy at that place, but actually made me deficient in double ल्यूमन ट्यूब। समझ आई बात? इसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐड कर दूं जी सर, इसमें ये है ना कि ये तो ये जो ब्रोंकियल ट्री है ना, आपने उसका थोड़ा सा इमेजिनरी आपने रखना है, और आपकी ट्रेकियल जो बैलून है वो कहाँ पे है और ब्रोंकियल बैलून है वो कहाँ पे है, आपने वो अपने इस तरह इन चीजों से जस्ट खेलना है, अपना इमेजिन करना है। अच्छा, फिर आपने इसको इंटरप्रेट करते हुए जिस तरह हमने पहले जो है ना वो ट्रेकियल ल्यूमेन इन्फ्लेट किया, दैट मीन्स हम ट्रेकिया पे हैं। आगे वाला जो ब्रोंकियल ल्यूमेन है, वो बैलून है, वो इन्फ्लेट नहीं है। फिर आपने दोनों तरफ से सुन लिया, दैट मीन्स यू आर आपका जो अपर वाला है ट्रेकियल ल्यूमेन है वो ट्रेकिया में ही है और दैट इज वेंटिलेटिंग बोथ द लंग्स। अच्छा, फिर इससे फिर नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि आपने फिर ब्रोंकियल जो डेफिनेटली आगे है उसमें किया हुआ है। एट टाइम्स कभी कभार वो आपकी रॉन्ग साइड ट्यूब चली जाती है। अगर फर्ज कीजिए हमने लेफ्ट साइड ट्यूब डाली और वो चली गई राइट साइड, और हमने ब्रोंकियल को हाँ सर बिल्कुल, ट्रेकियल को अगर ब्लॉक किया तो हमें उसके अपोजिट साइड ना वो ब्रेथ साउंड सुनने में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लेफ्ट साइड की ट्यूब थी और वो राइट चली गई है और हमने ब्लॉक किया है ट्रेकियल ल्यूमेन को, तो लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड पे हमें जो है ना साउंड सुनाई देंगे। आई होप आई मेड दिस क्लियर। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में आता है ना वो प्लेसमेंट से ज्यादा, अब आप डॉक्टर शाइस्ता आपने इसका जवाब देना बिफोर वी स्टार्ट द रीनल। आप मुझे बताएं कि हाउ टू मैनेज हाइपोक्सिया ड्यूरिंग वन लंग वेंटिलेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, तरतीब से ये अजहर करेक्ट करेगा। जी डॉक्टर शाइस्ता। अजहर को कौन करेक्ट करेगा सर? आप जी शाइस्ता बताइए, डॉक्टर शाइस्ता प्लीज बताएं, आवाज आ रही है? सर प्रोसीजर बताऊं पूरा, मतलब नहीं, किस तरीके से? मैंने आपसे सवाल ये पूछा है, ड्यूरिंग वन लंग वेंटिलेशन देयर इज हाइपोक्सिया, हाउ विल यू मैनेज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? सर टाइडल वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रखेंगे। अच्छा मतलब, देखें, ये एक लम्हे के लिए आपको ये सोचना चाहिए, सबसे पहले हम वैसे क्या हमने यहाँ पे बहुत दफा आपने डिस्कशन ये सुनी है, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो सबसे पहले तो आप 100% ऑक्सीजन कर देंगे। जी सर। आप उसको ले लेंगे बैग मास्क पे, आप उसको वेंटिलेट करेंगे, आप सर्जन को स्टॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर वो
अगर सर्जिकली उस ऐसे क्रिटिकल स्टेप पे नहीं है कि डबल आप तो दोनों लंग्स को वेंटिलेट करेंगे, आप लंग रिक्रूटिंग स्ट्रेटेजीज करेंगे, इससे भी नहीं हुआ सर दोनों लंग को आप दोनों लंग को वेंटिलेट कर लेंगे ना। उसके बाद आपने क्या किया, आपने डबल ल्यूमेन ट्यूब से अगर कोई इसकी है तो आपने डबल ल्यूमेन सॉरी ब्रोंकोस्कोप डाल के आप उसकी पोजीशन को कंफर्म कर सकते हैं, पोजीशन को कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो करने वाला स्टेप कौन सा होता है, देखिए ना, एक या आप सीपैप दे सकते हैं या पीप दे सकते हैं। सीपैप कहाँ देना होता है, जी जिस लंग को आप वेंटिलेट कर रहे हैं ना, जिस लंग को आप वेंटिलेट कर रहे हैं उसको सीपैप देंगे। हाँ ना सर। जी डॉक्टर सादिया। सर सीपैप नॉन डिपेंडेंट लंग देंगे, उसको नॉन डिपेंडेंट कहेंगे या सर्ज है, इसको हम वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे सर्जरी हो रही है। जी जनाब, उसमें हम सीपैप देते हैं, ठीक है। और जहां पर सर्जरी हो, जहां पर जो वेंटिलेट हो रहा था उसमें क्या करेंगे, उसको पीप देंगे, उसको पीप देंगे। पहला इनमें से क्या करेंगे, पहले वेंटिलेट लंग जो हो रहा है वेंटिलेट वाले हाँ सर पीप देंगे पहले। यानी कि देखें ना, बहुत सिंपल वर्ड्स में ये कि जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जो हमने जिसको ठेके पे दिया हुआ है, वो ठेके वाली चीज पे तो हम नहीं कर सकते ना। पहले तो हम अपने एरिया को करने की कोशिश करेंगे ना, ठीक। वो हमारे मुल्क में ये है ना कि अपने मेक योर हाउस इन ऑर्डर, तो पहले अपनी चीजों को ठीक कर लें, फिर उसके बाद दूसरों की चीजों के ऊपर हमला करें। और साथ इसके अंदर ये सारी बातों के साथ साथ आपको जो जनरली होता है वो क्या होता है, एक एपनिक ऑक्सीजनेशन होती है। एपनिक ऑक्सीजनेशन क्या होती है सर, ऑक्सीजन जो डिफ्लेटेड लंग है ना, उसको ऑक्सीजन हम दे रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो एपनिक ऑक्सीजनेशन के तकरीबन जो प्रिंसिपल है ना, वो उसी किस्म का है जिस तरीके से जो हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन का होता है, ठीक है। मतलब तकरीबन वो उसी किस्म का ही प्रिंसिपल है उसका भी। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि जो हमारा मेन हमारे आप ये समझ लें कि हमने पार्टी अरेंज की हो तो जो होस्ट है ना वो ही ना आया हो, तो हमारे जो प्यारे अतीक भाई हैं ना, अब वो उनकी ऑनलाइन उनकी तारीफ हो रही है कि वो आए ही नहीं है। अब मुझे बताएं, या तो यही टॉपिक मुकम्मल कर लें। मुझे बताएं कि थोरेसिक एनेस्थीसिया भी किसी ने फरमाइश की थी। थोरेसिक एनेस्थीसिया देखें, मैं आपको बताता हूँ कि थोरेसिक एनेस्थीसिया में एक तो अक्सर एक ना मिस कॉन्सेप्ट है कि आईएमएम में नहीं पूछा जाता और एमसीपीएस में नहीं पूछा जाता, तो एक खुदा के लिए ये अपने दिमाग से निकाल दें, ये निकाल दें अपने दरमियान में से कि एक वहां पर एग्जाम के अंदर ना अगर आ गया क्वेश्चन तो वहां पर आपको कौन रेस्क्यू करने आएगा, पहले तो मुझे ये बता दें। और अगर एक एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ ली, ठीक है, तो ज्यादा नुकसान तो होगा नहीं, या होगा, नहीं होगा ना। तो ये बात है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि वन लंग वेंटिलेशन करने की जरूरत क्यों पेश आती है। जी हाँ सर। सर इसमें जो है ना बेसिकली कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन हैं और कुछ रिलेटिव इंडिकेशन है। अच्छा, अब आपने पहला जुमला इसका ये बोलना है कि जो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होती हैं वो मेडिकल होती हैं या सर्जिकल होती हैं। सर कुछ मेडिकल भी होंगे और सर्जिकल भी होंगी, चलिए लाइक बता। अगर एब्सेस है, पस है फॉर एग्जांपल, तो ये मेडिकल रीजन है कि सर्जिकल रीजन है। ये तो सर्जिकल हो गया सर। जी नहीं, ये मेडिकल रीजन। जी जनाब, बीमारी है ना। सर्जिकल रीजन का मतलब क्या है, सर्जिकल रीजन का मतलब है कि कोई सर्जरी होनी है सर ठीक है ना। यानी कि देखें, सिंपल वर्ड्स है कि इन्फेक्शन या ब्लीडिंग जो है ना ये एब्सोल्यूट है, सर। ठीक है। उसके बाद सर कोई
फिस्टुला हो, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला हो, उसमें आपको वलनंग जो है ना वो इन्वॉल्व वलनंग वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। ये एब्सोल्यूट में है जी। ठीक है, और आप जो सर्जरी हो कोई ल्यूमेन में कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं जिनके अंदर वन लंग आइसोलेशन, इसके लिए लंग आइसोलेशन का लफ्ज भी यूज होता है, ठीक है, वन लंग वेंटिलेशन या लंग आइसोलेशन, ठीक है। तो कौन कौन सी सर्जरीज जो नॉन मतलब लाइक ये कि चले ओवरऑल कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं जिनके अंदर वन लंग वेंटिलेशन की जरूरत होती है? सर इसमें न्यूमोनेक्टमी है, लोबेक्टोमी है, ठीक है, और एम्पायमा थोरेसिस है, जो पस वगैरह हो या कोई ट्यूमर हो जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि जिसके अगर लिए आप इसको मैंडेटरी हो। देखें क्योंकि क्लासिफाई और डाई, तो अगर आप इसको थ्रेसिक या नॉन थ्रेसिक सर्जरीज कह लें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं, यानी कि आप ये सर्जरीज रिलेटेड टू लंग्स और सर्जरीज नॉट रिलेटेड टू लंग्स, तो ये न्यूमोनेक्टमी और ये सारी तो हो गई ना, न्यूमोनेक्टमी, लोबेक्टमी, व्हाटएवर जो भी आप कहें, तो वो तो हो गई ना आपकी लंग्स रिलेटेड सर्जरी। और पीछे वहां पर जो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका बोल दें, जो इसोफेगस की सर्जरी होगी तो इसोफेजेक्टमी, ठीक है। पीछे और पीछे चले जाएं तो स्पाइन की सर्जरी भी होती है, उसके अंदर भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका जो एनोरिज्म है वो हो सकती है, ठीक है। सर मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस किस्म के जो होते हैं ना थोड़े से फैंसी किस्म के वर्ड्स, वो आपने, क्योंकि जाहिर बात है अभी तो आप लोग रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। आज मैं, आप यकीन, मैं ना इस वक्त मैं कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ इस तकलीफ के साथ। एक लड़के से आज मैंने सुबह पूछा था, उसको मैंने इनवाइट भी किया था कि ज्वाइन करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज अदर्स ही विल नेवर कम। क्वेश्चन पता क्या था, वो एमसीक्यू ये था कि एक पेशेंट है जिसको कार्डिक आउटपुट किसी का ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्यादा है, ठीक है, तो उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट, लोकल एनेस्थीसिया की ड्यूरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो उसने, मैं हैरान हो गया उसकी बात सुन के कि उसने मुझे ये कहा कि जो है ना वो लो कार्डिक आउटपुट का लोकल एनेस्थीसिया के से क्या ताल्लुक है। तो मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा कि जब आप लोग एमसीक्यू के रट्टे मारेंगे ना तो खुदा की कसम तबाही होगी, तबाही होगी, तबाही होगी। ये वही वाली एग्जांपल है कि जिस तरह हम लोग मैट्रिक एफएससी वालों से हम लोगों को एक तब हमारी आंखें 14 तबक रोशन हो गए ना कि 1100 में से 1100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो वही एग्जांपल है कि आप लोग एमसीक्यू पढ़ के ना खुदा की कसम आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये जिसने भी ये डिसीजन लिया था, अल्लाह मियाँ उसको जज़ाए खैर दे, जिसने ये डिसीजन लिया था कि सिर्फ एमसीक्यू करें। लेकिन बेसिकली आपको अगर आपने इस क्वेश्चन को ही पढ़ना है या समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकल एनेस्थीसिया आपने दिया तो उसका फेट क्या है। वो वहां पर गया है, वहां पर लोकल ब्लड फ्लो से होगा, इसीलिए तो हम ऐड करते हैं उसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो वेजो कंस्ट्रिक्टर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो अगर कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो एक्चुअली वो चीज जल्दी वॉश आउट हो सकती है। तो ये उसकी रीजन है। तो अब ये समझने के लिए आपको एक खाली उस जगह पे आप नहीं पहुंच सकते भाई, आपको पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि लोकल एनेस्थीसिया गया है वो टॉक्सिसिटी कैसे होती है, कौन सी जगह पे है जहां पर ज्यादा ब्लड फ्लो, ये भी इससे रिलेटेड है कि जहां पर ज्यादा ब्लड फ्लो होता है वहां टॉक्सिसिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि वो लेके उसको ब्लड में पहुंच जाता है। तो ये बेसिकली ये बताने का मकसद है। तो ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं खुदा के लिए लोगों को बताइए, ये हम लोग एमसीक्यूज के लिए ये सारी यही इन्हीं चीजों से तो एमसीक्यू आपके सॉल्व होने हैं। वो एमसीक्यू के अंदर भाई कोई और कहानी थोड़ी होगी, यही एनेस्थीसिया की नॉलेज को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई और दुनिया की चीज आएगी। तो अल्लाह के वास्ते आप लोग दूसरे लोगों को ये समझाएं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से ब्लाइंडली पहुंच जाएंगे वाइवे में, तो वाइवे में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो ना भाई तो एग्जामिनर आपकी सीधी सी जबान में गिच्ची दबा देंगे, आपकी गर्दन को मरोड़ के आपके हाथ में पकड़ा देंगे और फिर कहेंगे कि जी एग्जामिनर तो बहुत जालिम है। एग्जामिनर जालिम नहीं है, आप जालिम है, आप लोगों ने खुद अपने साथ जुल्म किया होता है। सो सॉरी, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। कमिंग बैक टू ये कि यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई तो आपसे वो चाहे उल्टा लटक के पूछें, चाहे वो बेड के नीचे से आवाज दें आपको, चाहे पंखे से लटक के आवाज दें, आपको पता होगा,
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक जगह पे निकल जाएंगे, दूसरी जगह पे निकल जाएंगे, बाय एग्जाम में तो पास हो भी गए, प्रैक्टिकली क्या करेंगे? आपसे कोई अगर आपका जूनियर रेजिडेंट पूछेगा तो हमारे एक सर थे, अगर वो सुनेंगे तो वो भी हंसेंगे क्योंकि उनका तरीका था, आप बताओ आपने एग्जाम देना है। अब ये क्या आंसर है भाई, आप बताओ आपने एग्जाम देना है। या एक और मेरे सर थे, वो कहते थे आप पढ़ें और पढ़ के हमें भी बताएं। ये क्या है भाई? ये होता है हमारे साथ। तो वो एक जो ऐसे लोग जब बन जाते हैं ना, तो वो यही जवाब देते हैं कि जी आपका एग्जाम है, आप पढ़ के बताओ। ठीक है, यकीन करें जो बेइज्जती होती है ना, यकीन करें जो बेइज्जती होती है, मैं आपको इमेजिन नहीं कर सकता कि अब मेरे से कोई सवाल पूछता है ना और मुझे इसका जवाब नहीं आता, लिटरली बंदे के अंदर शर्म हो ना तो वो बेशर्म बन जाए तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन अंदर शर्म है ना, आप एक इम्तिहान पास हो चुका है जब है ना आपका, जब आपसे कोई सवाल पूछता है ना तो आपको तो महसूस करना चाहिए। ठीक है, और एक और बात, चलें इसको भी छोड़ दें, आप इसको भी मैं कहता हूँ छोड़ दें। अगर मरीज को आपने एनेस्थीसिया देना होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताएं आप क्या करेंगे? आप ये चाहेंगे कि चलें आप दूसरे के तो मरीज को एनेस्थीसिया दे देंगे, आप चाहेंगे कि आपका बहन भाई जो है वो कोई ऐसे लोग बंदे से एनेस्थीसिया ले कि जिसकी चीज़ें क्लियर ना हो? तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि वो इंसान के जो अपने लिए वो दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद करे जो अपने लिए नहीं पसंद करता, तो वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो ये थोड़ा-सा प्लीज़ इस पे लम्हा फ़िक्रिया करें, लम्हा लम्हा फ़िक्रिया है ये। अपने देखें ये चीज़ ज़िंदगी तो गुज़र जानी है, इम्तिहान पास हो जाने हैं। आप मुझे बताएँ अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? सिर्फ़ इम्तिहान तो पास हो जाएगा, जब आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगी ना, तो खुदा की कसम मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये इम्तिहान तो बहुत मामूली सी चीज़ है। आपको उससे बढ़ के बियॉन्ड सोचना चाहिए, ठीक है? जब आप लोग हमारा वो सिस्टम, हमारा वो डंग टपाओ मुहिम है हमारा, किसी तरीके से पौवा लग जाए, कराची की लैंग्वेज में पौवा लग जाए, छोले छोले दे दें और पास हो जाए किसी, तो रहम कर दें अपने ऊपर, ठीक है? एनीवेज़, तो ये कमिंग बैक टू द डिस्कशन, तो इसके अंदर जो इसकी कौन-कौन सी इंडिकेशंस रह गई? ठीक है? जो एब्सोल्यूट हो गई और रिलेटिव हो गई, ठीक है? जी अज़हर। अज़हर आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर सॉरी, जी आवाज आ सर रही है? आ रही। मेरी म्यूट था। जी। अच्छा, तो अच्छा मुझे बताएं कि वन लंग वेंटिलेशन अगर हमने किसी पे को करनी है तो उसके लिए हमें क्या प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे हमारे लिए? जी। तो इसमें हम काफी सारी चीजें करते हैं। एक तो उसकी FEV1 एंड FEC रेशो देखते हैं सर, हम्म। और FEV1 कितनी है उसकी, और देखिए उसकी यूनिट है। एक सेकंड, इसके लिए अगर आप इसको डिवाइड कर लेना, वन लंग वेंटिलेशन अगर आपने किसी पेशेंट में करना है तो आपको तीन तीन तरह की चीजों को आपने रूल आउट करना है। वो कौन कौन सी चीजें, मतलब तीन तरह की चीजों को आपने इवेलुएट करना है। ये क्या क्या चीजें हैं वो, जिसको थ्री लेग्ड स्टूल कहते हैं, वो क्या होता है? जी, थ्री लेग टूल किसी को याद है? देखें इसके अंदर आपने एक लंग के मैकेनिक्स होते हैं, एक लंग की पल्मोनरी एक्सचेंज होती है, और तीसरे लंग और हार्ट का कॉम्बिनेशन के साथ आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो जो आपकी जो इवैल्यूएशन होती है वो इन तीन चीजों के गिर्द घूम रही होती है। ठीक है, तो अब इन तीन चीजों को आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? जी, मैकेनिकल फंक्शंस को कैसे देखते हैं सर? आवाज आ रही है आपको?
हेलो सर, आवाज आ रही है? सॉरी मेरा म्यूट था अपना सर। इसमें जो है ना वो मैकेनिकल फंक्शन की इसकी तो FEV1 और FEV1 रेशियो देखेंगे ना सर, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखेंगे सर, स्पायरोमेट्री करेंगे सर। हाँ, स्पायरोमेट्री तो उसके अंदर सर, एक आपने FEV1 बता दिया, और कोई चीज होगी? FVC और FEV1 रेशियो भी होगा सर, फंक्शन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल टाइडल वॉल्यूम भी देखेंगे सर। और और क्या देखेंगे सर, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है इसके अलावा। एक मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है सर और एक जो एक रेशियो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम ओवर TLC, ये भी मैकेनिकल चीजें हैं ना। सर और जो गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या करेंगे? सर वो ट्रांसफ्यूजन देखेंगे इसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। उससे पहले कोई सिंपल बताओ ना यार, इतनी कॉम्प्लिकेटेड से पहले कोई सिंपल चीज नहीं बतानी? जी डॉक्टर शाइस्ता। ABGs नहीं करेंगे? सर ABGs करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ABGs में क्या देखेंगे? कि PO2 देखेंगे, PCO2 देखेंगे सर। और उसमें कोई एसिड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह तो नहीं है, सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं है, ये देखेंगे चीजें। और कितना क्या प्रेडिक्टर होगा बैड प्रोग्नोसिस के लिए? एनीवन कैन आंसर, अगर किसी और ने पढ़ा हुआ है तो प्लीज बताइए, शेयर करें। मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन वन लंग वेंटिलेशन के प्रेडिक्टर में आता है। पता नहीं। देखिए ये PaO2 है, PCO2 है, और ये जो है ना जो आपकी जो डिफ्यूजन कैपेसिटी और कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज कैपेसिटी को देखने के लिए क्या किया जाता है, या कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व आप कह लें, उसके लिए क्या करवाया जाता है? जी तो वो CPET कराते हैं ना, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग। सर ठीक है, उसमें क्या वो या मतलब उसके लिए सर मेट्स इसमें हेल्प कर सकते हैं सर, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, मेट्स की इक्विवेलेंट उसी से ही आपको पता चलेगा ना भाई। देखें उसकी सिंपल थ्योरी ये है कि आपने हमारा बॉडी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रही है या नहीं। ठीक है, यही मैट्स होता है कि ऑक्सीजन जा तो रही है, लेकिन क्या बॉडी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो उसको यूज करे। ठीक है, ये होती है। अच्छा, एक इसके अंदर चीज जो FE1 से रिलेटेड होती है, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट होती है, जो जिसके लिए ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की इंपॉर्टेंस आती है, वो क्या चीज होती है? सर ये माचिस टेस्ट तो नहीं होता सर? नहीं नहीं नहीं, टेस्ट नहीं होता वो। देखें आपने रिमूव करना है उसके सेगमेंट्स। ठीक है, जो लेनेक्टमी होती है या जो लोबेक्टमी होती है, नहीं उसको क्या कहते हैं, उसको किसी को आता है तो बताएं प्लीज, क्या कहते हैं उसको? पोस्ट ऑपरेटिव प्रिडिक्टिव FE1। यानी कि आपने इतने सेगमेंट से, कितने सेगमेंट्स होते हैं बाय द वे, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कितने होते हैं? ये MCQs के क्वेश्चन है, 23। ठीक है, और जो होता है तो उसके अंदर वो मुझे फार्मूला एग्जैक्टली भूल गया है, अगर किसी को फार्मूला आता है तो यहाँ पे चैट में शेयर कर दे। बेसिकली वो देखते हैं कि कितने सेगमेंट्स आपने रिमूव करने। ठीक है, तो उसके बाद उसकी FE1 के हिसाब से क्या उसकी प्रिडिक्टेड FE1 से वो टॉलरेट कर लेगा लाइफ को या नहीं। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिसेक्टेबिलिटी। ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट दो चीजें देखी जाती हैं, तो ये कि उसके फंक्शंस
हैं कि वो 1 लंग को सूट कर सकते हैं, और दूसरी उसके अंदर ये भी चीज़ देखी जाती है कि जब थोरेसिक सर्जरी में आपने इतने सेगमेंट्स निकाल दिए तो क्या वो पोस्ट ऑपरेटिवली टॉलरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। उसमें कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग की जाती है, और एक उसके अंदर आपको एमसीक्यू के रेफरेंस से आपको वो शटल टेस्ट जो होता है ना वो भी आना चाहिए। ठीक है, मुझे उसका एग्जैक्टली डिटेल, वो इससे ज़्यादा डिटेल नहीं आपको से पूछेंगे वो, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इन चीज़ों के ज़रिए वो उसकी देखी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीज़ है, बाकी जो उसकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, क्योंकि देखें इसके अंदर आपने कार्डिक रिस्क फैक्टर्स भी निकाल लें, इसके अंदर आपने पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स भी निकाल लें, इसके अंदर वो सर्जरी के अंदर और डिपेंड करता है कि वो कितना लोब निकालने क्या उसके अंदर है। इसके अंदर कैंसर अगर है तो कैंसर से रिलेटेड जो सारे डिटेल से हमने कंसर्न्स डिस्कस किए थे, जिसने नहीं सुना वो कैंसर के अभी हफ्ता पहले तकरीबन हम लोगों ने डिस्कस किया था कैंसर रिलेटेड कंसर्न्स। ठीक है, तो वो कैंसर रिलेटेड सारी चीजें आनी चाहिए। अब ये फार्मूला शेयर हो गया, ठीक है ना, तो इसमें प्री ऑपरेटिव FE1 इंटू 19 माइनस 19 होंगे 23 होंगे भाई, ये आपने ज़ैनब 19 क्यों लिखा है, ये नादिर आपने भेजा है, ये 19 क्यों है, ये 23 नहीं होते। एनीवन प्लीज, या आपने सिर्फ मुझे भेजा है, 1 मिनट रुके, ये सारों को शेयर करें ना। जी ये 23 होना चाहिए, 19 नहीं है। मतलब बेसिकली प्री ऑपरेटिव FE1 देखी, उसको आपने मल्टीप्लाई फॉर्मूले में ऐसे ही लिखा हुआ है, 19 ही लिखा हुआ है। अच्छा चलें, ये मुझे ज़बानी याद नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये बहरहाल ये कि आपको प्री पोस्ट ऑपरेटिव प्रेडिक्टेड FE1 का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने कैंसर से रिलेटेड कंसर्न्स आ गई, फिर उसके बाद ये वैट्स के जरिए भी होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि वैट्स को आप इससे कर सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑफ लंग्स। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि इंसिजन छोटी होगी तो उसके अंदर फिर आपका मॉर्बिडिटी कम होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारे कार्डिक रिस्क फैक्टर्स, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद जो इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है, वो क्या होता है, वो इसके एनाल्जीजिया का होता है। ठीक है, थोरेसिक सर्जरी के बाद जो एनाल्जीजिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो 1 लंग वेंटिलेशन के रेफरेंस से, अच्छा व्हाट आर डिफरेंट वेज टू गिव वन लंग वेंटिलेशन। तो इसमें ब्रोंकियल ब्लॉकर्स भी आते हैं, और हम ब्रोंकियल इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं, और जिस तरह ये डबल ल्यूमेन ट्यूब लंग आइसोलेशन है वो भी है, हम कर सकते हैं। और 3 ही अभी ध्यान में आ रहे हैं। देखिए ब्रोंकियल ब्लॉकर, एक तो आप उसको यूनिलैटरल इंट्यूबेशन बोल देना, या वही मैंने कहा ब्रोंकियल इंट्यूबेशन। फिर उसके बाद आपकी डबल ल्यूमेन ट्यूब है। ठीक है, डबल ल्यूमेन ट्यूब है, फिर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, डबल ल्यूमेन ट्यूब की कितनी वो आपको ना एक पता नहीं मुझे नाम याद आ रहा है, रॉबर्ट शाह एक होती है, एक कार्लेन होती है, एक कोई तीसरी भी होती है, एक और भी नाम, किसी को याद है? सर मैं बताऊं? जी जी बताइए। सर कार्लिन होती है जो लेफ्ट साइडेड होती है, रॉबर्ट शॉ राइट एंड लेफ्ट साइडेड, एंड सिंगल यूज PVC राइट एंड लेफ्ट साइडेड। इसमें ये फर्क होता है कि तीसरा क्या बताया सर ब्रोंको कैथ कहते हैं उसको, शेरिब्रोंच या शेरिडन कहते हैं, जो कि सिंगल यूज होती है। सिंगल यूज होती है क्या मतलब? सर सिंगल यूज होती है, तो ये सारी से दैट मींस अपना वो जो डिस्पोजेबल होती है वो ट्यूब, यही डबल ल्यूमेन। जी सर जी, शेरिडन जो होती है वो सिंगल। अच्छा तो आपको, अच्छा दूसरी बात ये कि नंबर्स कैसे डिसाइड करते हैं डबल ल्यूमेन ट्यूब के? यूजुअली एडल्ट्स में इसका वैसे मैं आपको बताऊं, और भी एक तरीका होता है, ये वो मेरे ख्याल CT स्कैन के जरिए कुछ
मैयर कर किया जाता है कोई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कोई ब्रोंक ल्यूमन को कुछ कोई मैयर करते हैं, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम नॉट। सर ये सीटी स्कैन से या एक्सरे से सर? सीटी स्कैन से होता है यार। चेस्ट एक्स, अच्छा सीटी स्कैन से पर एग्जैक्टली कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन ये हाँ ऐसे जी ही होगा बिल्कुल एक्सरे। हाँ जी। सीटी स्कैन और उसके बाद ये कि मैं देखिए मैं मिक्स से पूछ रहा हूँ क्योंकि हम किताब नहीं डिस्कस कर रहे, हम यहाँ पर जो कॉमनली चीजें आती है, मुझे अब आप एक कोई और एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग वन लंग वेंटिलेशन। एक उसमें से हमने डिस्कस की थी कि हाउ टू कंट्रोल द हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वन लंग वेंटिलेशन के दरमियान? जी कौन बोलेगा भाई? ब्लीडिंग हो सकती है सर, ब्लीडिंग भी मोस्ट कॉमन है सर, एयरवे रप्चर है ये सर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपके लिए तो ये क्राइम है, आपके लिए ये क्राइम है, ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन है। राइट सर। मेरी बात सुनो जरा। नहीं सर, ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन नहीं है, सॉरी मैं वो नेटवर्क की वजह से मतलब आपने लेबल लगाना है, साडा शेर आवे ही आवे, मतलब लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपको कोई आपने कोई वहां पर अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं किसी एक चीज की, सिंपल आंसर। वो आपसे कॉम्प्लिकेशंस पूछ रहे हैं तो आप बताएं कि सबसे कॉमन क्या होती है, मुझे बताएं। अगर आपसे सिंगल वर्ड में सबसे पहले आपको क्या बोलना चाहिए? सबसे कॉमन जो है मेल पोजीशन होती है यार, सबसे कॉमन यही चीज होती है, जो सबसे कॉमन है वो सबसे पहले बताएं। मेल पोजीशन हो गई है, हाइपोक्सीमिया, जो सबसे कॉमन चीज है वो ये होती है, बाकी सारी चीजें उसके बाद आएंगी। वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, सिक्रीशन हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, बैरोट्रॉमा हो गया, व्हाटएवर। लेकिन जो सबसे पहले प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो फेस किया जाता है लंग वन लंग वेंटिलेशन के दरमियान में, वो हाइपोक्सिया होता है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बट मेल पोजीशन इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि सर्जरी के दरमियान में मोबाइल हो रहा होता है ना, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आप प्रैक्टिकली जिसने लंग थोरेसिक सर्जरी कराई है उससे पूछे ना, तो वो भी आपको यही जवाब देगा, ठीक है। तो ये इसमें बात है। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसके अलावा? सर इसमें एक तो रेंजोस्कोपी के भी आ जाएंगे फैक्ट, जो इंजरीज हैं सर, टांग लिप्स और टिप्स वगैरह की इंजरी है सर। उसके बाद एयरवे रप्चर आ सकता है, हो सकता है सर। मेन स्टेम ब्रोंकस में मतलब जाके माइग्रेट करती है, तो उसमें मतलब ट्रेकिया रप्चर होने की या एयरवे रप्चर होने की बहुत ज्यादा चांस होते हैं। एडजस्टमेंट में ही अभी मतलब बाद में तो बाद की बात है सर। उसके बाद वही माल पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन के लिए मोस्ट कॉमन सर यूज होती है, और जो है भी काफी मतलब डेंजरस। बाकी सर इसमें हम यही कह सकते हैं कि कफ की वजह से सर, कफ रप्चर मतलब यार चेक करते हुए भी सर रप्चर वगैरह हो सकता है, या डिफ्लेट इन्फ्लेट करते हुए मिसप्लेसमेंट हो सकती है। हाँ, तो बस बेसिकली आपको मैसेज ये देना चाह रहा था कि ब्लीडिंग इज नॉट द मोस्ट कॉमन, ठीक है, हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन। तो आपको वहां पर क्योंकि ये चीज अट्रैक्टिव लगती है तो इसलिए आपके मुंह से ये निकलता है। और आपने उस दिन आप ही या किसी और ने मुझे मैसेज किया था किसी एक सवाल के जवाब में, तो उन्होंने सीएससी को सबसे बेस्ट ऑप्शन कह दिया। तो भाई बेस्ट, किसी भी चीज को आपने बेस्ट नहीं कहना, किसी चीज को आपने वर्स्ट नहीं कहना, वहां पे आपने सियासतदान बनना है। वाईवे वालों के लिए तो ये कंफर्म है, ठीक है बात। तो इसलिए, और एमसीक्यू में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये भी तो ठीक था, ये भी तो ठीक था, ये भी तो ठीक था ना, इसके भी अपने दिमाग से निकाल दें कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक चीज हलाल है बाकी हराम है। इसका मतलब और मकसद ये नहीं होता है एमसीक्यू में। इसका मकसद मतलब ये होता है कि यू हैव टू चूज वन, आप उसमें से एक एग्जाम्पल, एक ही चीज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए समझने के लिए इंटेंसिटी को मैं ये कहूंगा कि आप एक किश्ती में हो, वहां पे सिर्फ आप एक ही बंदे को बचा सकते हैं, वहां 4-5 लोग डूब रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकियों को मार देना चाहिए, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है उसको आप बचाएं, ठीक है। ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आप ज़हन में रखें कि एमसीक्यू को भी सॉल्व करते हुए फर्स्ट थिंग टू डू ये चीज है अभी। तो ये चीज एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए आप इस चीज को अपने दिमाग से ना निकाला, ठीक है।
अच्छा, अब कंपैरिजन अगर हम कर लें डिफरेंट चीजों का, तो डबल ल्यूमेन ट्यूब का क्या एडवांटेज क्या होता है एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स? जो ब्रोंकियल ब्लॉकर और डबल ल्यूमेन ट्यूब के अंदर अगर आप दोनों को कंपैरिजन करके जो आप बताएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगी? लंग आइसोलेशन ठीक के तरीके से होती है और हम इंडिविजुअली लंग को वेंटिलेट कर सकते हैं। सक्शनिंग की प्रॉब्लम आती है अगर आप ब्रोंकियल ब्लॉकर्स करते हैं ना, तो फ्रीक्वेंट आप चेंज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने वन यूनिलैटरल कर दी है या आपने एक ल्यूमेन को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो आपके लिए फ्रीक्वेंटली उसको करने में प्रॉब्लम होगी। जो डबल ल्यूमेन ट्यूब होगी उसको आप उसके अगर आपकी प्रॉपरली प्लेस्ड हो गई है तो आपके लिए इसको हैंडल करना आसान होगा, यानी कि आप फ्रीक्वेंट चेंजेस कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ब्रोंकियल ब्लॉकर के जरिए हम सीपैप दे सकते हैं। मेरे ख्याल में तो नहीं दे सकते, वो ब्लॉक किया हुआ है सर। हाँ जी, तो वो ब्रोंकियल ब्लॉकर से ये इसकी प्रॉब्लम्स होती है। डबल ल्यूमेन ट्यूब के नुकसान क्या होता है, जो डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस कह लें, डिसएडवांटेजेस कह लें, क्या होंगे? लिमिटेशंस क्या है इसकी? छोटे बच्चों में नहीं यूज किया जा सकता ना, बहुत जो क्योंकि उसके साइज लिमिटेड है, ठीक है। और इससे जो है वो प्लेसमेंट आपको एग्जैक्टली चैलेंज भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन की जा सकती है डबल ल्यूमेन ट्यूब से? यूजुअली तो चेंज कर लेते हैं, सिंगल ल्यूमेन पे आ जाते हैं। यूजुअली प्रेफरेबल है पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन प्रेफरेबल होती है, या पोस्ट ऑपरेटिव अर्ली एम्बुलेशन या अर्ली एक्सट्यूबेशन प्रेफरेबल होती है? एक्सट्यूबेशन। क्यों, वजह? सर बेडोट्रामा या कोई उनका लाइगेचर वगैरह उसको हम करना दें, अपना ट्रामा न कर दें, या लाइगेचर से बेहतर जो एग्जैक्ट एक्यूरेट वर्ड क्या होता है? एनास्टोमोसिस, नॉट लाइगेचर। एनास्टोमोसिस सर, वो लीक ना हो जाए। हाँ जी, यही चीज आप जहन में रखें ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला के लिए, यही चीज आप याद रखें कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया के लिए, यही चीज आप याद रखें ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला के लिए। तकरीबन कॉमन बातें हैं ये, वहां पर भी यही सारी चीजें, ठीक है जी। डॉक्टर शाइस्ता, आज आपने हमारा टॉपिक ही चेंज करवा दिया। देखिए, और कोई वन लंग वेंटिलेशन के बारे में सवाल? सर हाँ जी सर, एक सवाल है सर, ये बताएं मतलब कि अगर हम लेफ्ट साइड आपकी आवाज तो कट रही मोस्ट है। कॉमनली आइसोलेट करेगी कोई दोनों? आपकी सर आवाज कट रही है। जी जी सर, लेफ्ट साइडेड डबल ल्यूमेन ट्यूब हम किस वक्त यूज करेंगे, जब लेफ्ट लंग की इंजरी होगी या राइट लंग की इंजरी होगी? देखिए, दोनों लेफ्ट साइड दोनों के लिए यूज हो सकती है, क्योंकि राइट साइड की प्लेसमेंट डिफिकल्ट होती है रिलेटिव। और सर ये लेफ्ट साइड की अगर न्यूमोनेक्टमी है तो उसमें फिर अवॉइड करेंगे ना, फिर तो मजबूरन हमें राइट साइड की डालनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर लेफ्ट साइड की न्यूमोनेक्टमी है हाँ तो उसमें राइट साइड की क्यों डालनी जरूरी है? सर, वो जब ब्रोंकस को क्लैंप करेंगे तो वो ट्यूब आ रही होगी, उसके डिस्टल नहीं किया जा सकता? उस वक्त थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट होगा, क्या तो जा सकता है। देखें, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है ना। अगर किरायना तक के एरिया की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तब सिर्फ उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इवन फिस्टुला भी अगर किरायना पे होता है तो उसके अंदर ट्यूब की भी प्लेसमेंट, वैसे वेंटिलेशन में भी प्रॉब्लम उस वक्त होती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, थोरेसिक एनेस्थीसिया में मेरी लिमिटेड नॉलेज है, इसलिए मेरी बात को 100% कोट ना कीजिए, ठीक है। मेरा बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस है मेरा थोरेसिक एनेस्थीसिया का। लेकिन जहां तक मुझे पता है, लेफ्ट साइडेड हो या राइट साइडेड, एमसीक्यू के लेवल पे रहें आप, क्योंकि थोरेसिक एनेस्थीसिया बहुत स्पेशलाइज्ड लेवल पे नहीं पूछता कोई, ठीक है। या आपसे किसी भी में कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन?
सर इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। जहाँ पे हाइपोक्सिया होता है तो वहाँ से वहाँ पर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, सो दैट वेल वेंटिलेटेड जो है ना जो एरियाज है ऑफ द लंग्स हैं वो वेंटिलेट हों, डाइवर्जन होती है बेसिकली। अच्छा, तो कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं उनसे क्या इफेक्ट होता है, मतलब एनेस्थीसिया की दवाइयों को क्या इफेक्ट होता है? सर कोई और जवाब? जी बताइए डॉक्टर शाइस्ता। जो आपकी जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं वो हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन को इनहिबिट करते हैं या क्या करते हैं? और दूसरी बात ये कि हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन का बेसिकली फायदा होता है या नुकसान होता है? अगर ये इनहिबिट होती है तो क्या उसका इफेक्ट क्या होता है? अगर इनहिबिट हो जाती है तो वीक्यू मिसमैच होता है, ठीक है। वीक्यू मिसमैच किस तरह से होता है? शंटिंग होती है, डेड स्पेस होगी? सर जी बताइए, शंटिंग होगी या डेड स्पेस होगी? ये तो बहुत आसान सवाल है सर। सर डेड स्पेस होगा ना? नहीं यार, शंटिंग होगी ना। देखें एयर तो जा रही है लेकिन परफ्यूजन नहीं हो रही, ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, देखें अगर ऐसी जगह जहां पर एयर नहीं जा रही, हाइपोक्सिया हो रहा है ना, हाँ वो एरिया के जहां पे हाइपोक्सिया है तो बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि वहां पर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है, ताकि ब्लड ऐसी जगह पे चला जाए जहां पर एयर जा रही है। सर तो अगर वो इनहिबिट हो जाएगा तो वो उस एरिया में भी ब्लड जाता रहेगा जिस जगह पे एयर नहीं जा रही। तो जब अगर ब्लड पहुंचा और वहां पे एयर नहीं मिली तो वो शंटिंग होगी ना, उससे CO2 बाहर खींच लेगी, ठीक है। तो ये जितने ज्यादा हमारे वेजो डायलेटर्स हैं ये सारे जो होते हैं ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और जब पीए प्रेशर बढ़ता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? सर पी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर का बात पूछ रहे हैं? मतलब बेसिकली जब आप अगर आप उसको पीप देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है? हाँ। जो वेंटिलेटेड लंग्स पे। वेंटिलेटेड सर ऑक्सीजनेशन मेथड होगी आपकी, डेड स्पेस वेंटिलेशन होगी, रिक्रूटमेंट होगी एल्वियोलाई की, और हाइपोटेंशन तो होगा ही। नहीं लेकिन देखे ना, पीप जब पीप देते हैं वैसे तो उससे कुछ जब एल्वियोलाई तो चले कोलैप्स नहीं हुए, ऑक्सीजनेशन तो इंप्रूव हुई, लेकिन एट द सेम टाइम ब्लड फ्लो दूसरी तरफ नहीं जाएगा, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं। अच्छा सही। तो ये भी एक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ये ज़हन में हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन से रिलेटेड ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्योंकि असल में ये इस टॉपिक के अंदर ये मेरी लिमिटेशन है कि ये मैं शायद आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को कि ये बेसिक्स कोई बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि एक्चुअली आपको पता ये होना चाहिए कि लैटरल पोजीशन के अंदर क्या तब्दीली आती है वेंटिलेशन PQ में। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा कि पेशेंट एनेस्थेटाइज हो गया तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। फिर तीसरा कैटेगरी ये है कि वन लंग वेंटिलेशन शुरू हो गई तो क्या होगा। क्यों तीनों को मैं बहुत अच्छी तरह से शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था, वरना मैं दोबारा से एक दफा नजर मार लेता इस टॉपिक पे। तो ये लेकिन ये एक लिमिटेशन है इस वक्त हमारी डिस्कशन की कि ये इसमें ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ आई बात कि हाँ बेसिक्स ऑफ लंग्स कर लेते हैं, ठीक है। ये आप नहीं पढ़ाना है, हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन और लैटरल पोजीशन के अंदर 3 स्टेप्स में कि एक आपने जब एक अवेक पेशेंट के अंदर लैटरल हुआ है तो उसके अंदर क्या चेंज आई, फिर आपने एनेस्थीसिया दे दिया तो उसके अंदर क्या चेंज आई, और अब आपने वन लंग वेंटिलेशन शुरू कर दी तो उसके अंदर क्या चेंज आई, ठीक है। तो ये तीन स्टेप में, लेकिन MCQs के अंदर ये आपको बेसिकली ये आपको कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। MCQ में आमतौर पे हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन की कौन कौन सी चीजों से इनहिबिट होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है, तो मेन उसका इफेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो मेरा ख्याल है कि हमने कुछ चीजें वन लंग वेंटिलेशन के बारे में कर ली हैं। MCQs के अंदर इसी किस्म की ही चीजें आती हैं
और आपको वो MCQ में ये पूछेंगे कि हाइपोक्सिया हो गया है तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू, या आपने ये कर लिया ये कर लिया, अब आप क्या करेंगे। तो बेसिकली ये आपको तरतीब अगर कॉन्सेप्ट से समझ आएगी कि उसमें कॉल फॉर हेल्प या 100% ऑक्सीजन शुड बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो होगी चीज। और उसके बाद फिर आप तरतीब से जाएंगे, पहले आप अपने अपने चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर दूसरे स्टेप में आप जो सर्जिकल जो लंग्स है जिसको आपने डाउन किया हुआ है उसमें करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछें, फिर हम डिस्कशन को वो करें। अच्छा, जो जी, एनी क्वेश्चन? सर ये हाइपोक्सिक लंग जो आप बता रहे थे अभी, जो लास्ट पॉइंट आपने बताया है वो मुझे समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दें। क्या पॉइंट? एक साइड सर पता नहीं, लास्ट जो आप बता रहे थे कि हाइपोक्सिया से वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो एक साइड पे हाइपोक्सिया होगा तो दूसरी साइड पे ब्लड परफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी जो नहीं वेंटिलेट नहीं हो रहा। नहीं क्या? नहीं, ये बात नहीं है। जब पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड दूसरी साइड पे डाइवर्ट हो सकता है ना। आपने पीप दी है, पीप के इफेक्ट की बात हो रही है, ओके ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट थिंग टू टेल नहीं है ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका इफेक्ट इस तरीके से होता है, ठीक है। बाकी जो थोरेसिक सर्जरी होती है उसमें जो एनाल्जेसिया देते हैं उसके क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, एनाल्जेसिया की क्या क्या ऑप्शंस होंगी? सर इसमें मल्टीमोडल एनाल्जेसिया होता है, जिसमें हम एपिड्यूरल कर सकते हैं, या ड्यूरिंग सर्जरी जो ना हम कैथेटर जो ना प्लेसमेंट कर सकते हैं, उसको टॉप अप कर रहे होते हैं सर। इंटरकोस्टल ब्लॉक्स भी लगा सकते अच्छा, हैं। ओपियाइड्स तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे ना? ओपियाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे या नहीं? खामोशी हो गई। नहीं सर, लो डोज में तो नहीं है। ये लो डोज किसने बोला है? जी मेरे भाई, मैंने बोला। आप मरीज को ना आप तकलीफ से मार दो, ठीक है। तो इसके ना ओपियाइड्स की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आपको पेन रिलीफ देना है, ठीक है। आप मल्टी मोडल एनाल्जेसिया देंगे फॉर विच इज ब्लॉकिंग एट ईच स्टेप, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये ज़हन में आता है कि कोई भी आप लंग से रिलेटेड चीज आती है ना तो एक जनरल दिमाग के अंदर फियर आ जाता है कि भाई पता नहीं ओपियाइड ने जाके पता नहीं क्या कर देना, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपने जो लंग सर्जरी के जो जो प्री ऑपरेटिव होगी ना प्रिपरेशन, उसके अंदर जो आपने जो जो चीजें आप सीओपीडी से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस की उनमें से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे भी, ठीक है, कि जस्ट टू इम्प्रूव द पल्मोनरी आउटकम। तो उसके अंदर क्या होगी, आपने उसको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री बतानी है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने जो टेक्निक जो सर्जन के साथ डिस्कशन होगी कि टेक्निक कौन सी होगी, इंसिजन कहाँ पे होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसके अंदर मल्टी मोडल एनाल्जेसिया में आप पैरास्टामोल, एनसेड्स क्वेश्चन मार्क, एनसेड्स इसलिए क्योंकि ये हाई रिस्क फॉर ब्लीडिंग होता है पोस्ट ऑप ना, क्योंकि बहुत वैस्कुलर एरिया है, तो एनसेड्स को आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। वैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन एनसेड्स को आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और दूसरे आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इट इज वन ऑफ द पेन्स फॉर पोस्ट ऑपरेटिव सीपीएसपी। इनके कमाल का नाम रखा है ये, जिसने भी रखा है मैं उसको बहुत, पूरी दुनिया में तो लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने टर्मिनोलॉजी रख दी क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन। तो एक्चुअली ये भी सीपीएसपी भी हमारा क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन ही है। अभी तक देख ले, मैं 7 साल से उस तकलीफ से ही नहीं निकला हूँ मैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सर खपाता रहता हूँ, क्योंकि वो तकलीफ जो मैंने एफसीपीएस पास करने में बर्दाश्त की है, दैट आई डोंट नेवर वांट टू बी आउट ऑफ इट। ठीक है, तो सीपीएसपी का आप लोगों को पता है ना, क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन, इट्स अ टॉपिक, इट इज वन ऑफ देम। इनगुइनल हर्निया की जो पेन है, सिजेरियन सेक्शन है, मैस्टेक्टमी है, ठीक है। तो इनके अंदर कंपोनेंट थोड़ा सा आगे आगे मतलब लाइक कि उसमें न्यूरोपैथिक एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि थोरेसिक सर्जरी इज वन ऑफ, थोरेसिक एनाल्जेसिया इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि इसकी इट इज वन ऑफ द। अच्छा, तो अब रीजनल ब्लॉक्स कौन कौन से इसके अंदर आ जाते हैं?
रीजनल ब्लॉक्स कौन कौन से आप लगा सकते हैं? सर इंटरकोस्टल, पैरावर्टिब्रल, इंटरप्लूरल और बस, और एपिड्यूरल, thoracic epidural। अब देखें, अब एक इंसान के जो रीजनल एनेस्थीसिया का एक डिप्लोमा भी कर रहा है उसको तो आंसर ये नहीं देना चाहिए। वो जो ज्यादती है ना जैनब, आपको तो पता मैंने ऑप्शंस बताई हैं। जी जी जी, अभी आपको दूसरा ऑप्शन आपने नहीं बताई है, इसीलिए तो अगर कोई और ना जवाब देता तो मैं उसको ना डांटता, आपको तो मैं डांटूंगा। आप बताओ, अभी आपने दो या तीन ब्लॉक्स के नाम नहीं लिए, जो इस वक्त सबसे ज्यादा इन ब्लॉक है वो नहीं बताया आपने। इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक का नाम सुने जी? इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक जो है ना वो इसमें दिया जाता है। और जो हम थोरेसिक ब्लॉक्स देते हैं ना, पैक्स ब्लॉक, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई बात? सर वो डिस्कस करना था, आपने बताया कि जो राइट साइड पे वन लंग वेंटिलेशन है वो डिफिकल्ट है, रेदर लेफ्ट। मैंने डिफिकल्ट नहीं बोला, मैंने कहा है प्लेसमेंट ऑफ राइट साइडेड डबल ह्यूमन ट्यूब इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ अर्ली पोजीशन ऑफ राइट अपर लोब। तो अगर आपने राइट अपर लोब के ऊपर एग्जैक्टली वो आपने प्लेस नहीं किया उसकी आई को, तो यू विल नॉट बी एबल टू वेंटिलेट द अपर लोब, ठीक है। तो राइट अपर लोब जब नहीं होगा तो आपने आधा लंग को पहले ही बंद कर दिया, एक लंग को आपने पहले ही बंद कर दिया, तो एक लंग में से भी आपने एक 1/3 को आपने ब्लॉक कर दिया, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप द वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सर, ये इसकी बात है, प्लेसमेंट की, ठीक। तो एपिड्यूरल है, पैरावर्टिब्रल है, इरेक्टर स्पाइनी है, सेरेटस इंटीरियर ब्लॉक है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन है। डिफरेंट आपने मॉडलिटीज को यूज करना है विद अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये उसमें चीज होगी आपने अगर, अच्छा क्योंकि ये वाइवे में आपसे जो पूछेंगे तो डिफरेंट आपने बता के ऑप्शंस की ये सारी हैं, जो आपसे वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर प्लान, ठीक है। तो आपने जो व्हाट इज योर प्लान के अंदर आपने सारे नहीं बताने, व्हाट इज योर प्लान के अंदर आप एक कोई प्लान अपने दिमाग में सोच के रखें। ये तमाम सर्जरीज के लिए जहन में रखें बात, ये तमाम ऑप्शंस के साथ आपने अपने एक प्लान को रेडी रखना है कि जी मैं इसके ये, और उसके साथ ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर लिवर फेलियर है या रीनल फेलियर है या कोई और एज स्पेसिफिक एज ग्रुप है या किसी को रीनल ये क्या नाम है उसका पल्मोनरी प्रॉब्लम है या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में हर सर्जरी के रेफरेंस ये होना चाहिए कि अगर कार्डिक प्रॉब्लम होगी तो मैं ये दवाई नहीं दूंगा, पल्मोनरी प्रॉब्लम होगी तो मैं ये दवाई नहीं कम दूंगा या कॉशियसली दूंगा, ये लिवर की प्रॉब्लम होगी तो मैं ये दवाई नहीं दूंगा, रेनल की प्रॉब्लम होगी तो मैं ये दवाई नहीं दूंगा। ये आप मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया आपके टिप्स में होना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल अगर आपको समझ आ गए तो अगले पे आपके लिए करना आसान हो जाएगा, ठीक। तो उसकी मतलब एनाल्जेसिया के रेफरेंस से, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के रेफरेंस से, उसमें मेडिकल एक एस्पेक्ट हो गया, उसमें लंग्स की गैसेस एक्सचेंज हुई हो गई, एक उसकी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज हो गई, और तीसरी गठ जोड़। तो गठ जोड़ है कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज जो कैपेसिटी है, ठीक है। उसके जरिए हम डिसाइड करेंगे कि हम कितनी ऑपरेबिलिटी है, कितनी रिसेक्टेबिलिटी, उसके अंदर ये सारी चीजों का होगा। और जो है ना अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ लंग्स बीइंग रिमूव्ड, हम वो करेंगे। कुछ इसकी मेडिकल एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होंगी वन लंग वेंटिलेशन की, कुछ रिलेटिव इंडिकेशंस होगी। ये टॉपिक बहुत हॉन्ट करता है, ठीक है। और अगर आप इसको डिटेल में जाएं तो देखें इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आपकी डोमेन से बाहर है, और उसके में अगर आप परेशान होंगे तो फिर आपसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ये, I have tried to cover the basic concept except very basics which Zainab will teach us. तो इंशाल्लाह जो है ना कल हम उस पोर्शन को करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दें। अच्छा शर्जील, मैं आपके उस पे कमेंट पे एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखें एक्चुअली मैं ये जो अपना टाइम देने की कोशिश करता हूँ ना मैं सब लोगों से, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। उसके पीछे एक बैकग्राउंड ये है कि मैं पाकिस्तान के ही सिस्टम में मैंने सारी ट्रेनिंग की है, सब कुछ किया है, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन एज अ प्रिंसिपल मैं उनसे शदीद इख्तिलाफ करूंगा, ठीक है।
क्योंकि वो हमारे सिस्टम को हेल्प नहीं कर रहे, वो हमारे सिस्टम को मजीद खराब कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बेतहाशा लोग हैं, हमारा एक ग्रुप ऑफ पीपल है कि जिनको रट्टा लगवाया जाता है, उनको एमसीक्यूज बताए जाते हैं, उनको आंसर्स बताए जाते हैं वाइवे के लिए, बाकायदा उनको वाइवे के क्वेश्चंस सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। आप लोगों ने देखा है उसकी एक लिमिटेशन शायद ये भी है कि मैं कोई आप लोगों के सामने बात अभी जैसे देखे मेरे तो दिमाग में रीनल था, वो उन्होंने 1 लंग वेंटिलेशन की और हमारे मेजबान ही गायब हो गए, तो इसलिए मैंने ऑल टुगेदर प्लान ही चेंज कर लिया। तो कई दफ़ा मैं ये बात आप लोगों को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को कोई डमी, कोई लकीर का फ़कीर मैंने रोबोट नहीं बनाना, या मैं नहीं चाहता। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आप हर बंदा अपने सेटअप में, अपने सिस्टम में चीज़ों को तब्दील करने की कोशिश करे। ठीक है, अपने अपनी कैपेसिटी में वो उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करे। तो नो डाउट इट्स नॉट स्टडी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें स्टडी के बियॉन्ड सोचना चाहिए, हमें चीज़ों को खाली, जिसको क्या कहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों से कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, क्योंकि एग्जाम में आप यकीन करें, पता है आपको पूरी फैमिली सफ़र करती है, पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है। और जो है मैंने तो ये तकलीफ उठाई भी है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप लोग इस मुसीबत से बचें। अक्सर लोगों से मैं जब बात करता हूँ तो वो मुझे जवाब देते हैं कि सर हमारे बहुत मसाइल हैं। ख़वातीन से बात करूँ तो वो कहते हैं कि जी मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा घर है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही। दिस इज़ नॉट एन आंसर। यू शुड सिट एट होम देन, यू हैव टू मैनेज। आपने किसी तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट अ वे, बिकॉज़ ऑल वुमेन हु आर डूइंग अ जॉब और जो हु आर स्टडिंग, वो उनको उनकी अजमत को सलाम है। उसकी वजह ये है कि उनको कोई बाप जो होता है वो उसको घर जाके उसको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट रियली वुमेन, अल्लाह ने औरत को ऐसा बनाया है कि वो ड्यूटी पर भी होती है तो उसकी एक आंख घर पे होती है। ठीक है ना, तो वो उसको सारी परेशानियां, उसको सारी चीजें लगी होती है, लेकिन यू हैव टू लिव विद इट। यू कैन नॉट मेक इट अ सॉरी फिगर। एक बात हो गई, जो लोग जो जॉब कर रहे हैं, डबल जॉब कर रहे हैं, सर्कल में हैं, मैं तो, मुझे अभी भी वो वक्त याद आता है कि आईएमएम का जिस दिन मेरा अगले दिन इम्तहान था, मैं रात को 12 बजे सिजेरियन करवा के वापस आया, मुझे रात को नींद नहीं आई। सुबह के वक्त मुझे जाने से पहले मुझे शदीद नौजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी की वजह से शुरू हो गया, मुझे वॉमिटिंग हो गई। तो मैं इस सिस्टम से गुजर चुका हूँ, इन सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ। वो चीज़ें आप जब तक नहीं करेंगे, आपको जितना आप पे डिपेंड करता है, आप पर ये डिपेंड करता है कि आप समझदार कितने हैं और बेवकूफ़ कितने हैं। मैंने बेवकूफ़ी की, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं बचाऊँ। मैंने उस टाइम पे, मैं पैसे मिलते थे ना, तो मैं ऐसे खुश होता था चौधरी बन के ना, कि जी मैं तो, बड़ी मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है। ठीक है, लेकिन जो 2 साल मेरा एग्ज़ाम लेट हुआ, उसमें जितना मुझे फाइनेंशियल नुकसान हुआ, वो 2 साल में मैं मारे मरे लूर लूर फिर के मैंने इतने पैसे नहीं कमाए वॉन्डरिंग एनिमल की तरह। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जरा उनसे पूछे तो सही वो प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे करते हैं। उनकी कोई लाइफ है? उनकी कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, दे हैव टेरिबल लाइफ। वो एनेस्थीसिया की जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, जिस दिन केस मिले उस दिन भी टेंशन, जिस दिन केस ना मिले उस दिन भी टेंशन। ठीक है, जिस दिन केस ना मिले तो दिहाड़ी नहीं लगी, और जिस दिन केस मिला है उस दिन भी मुसीबत के कैसे मैनेज करें। तो लेकिन आप लोगों को जितनी जल्दी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के से इस स्टेज से निकलेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों के लिए ज़िंदगी सेटल होगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू, यस ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं, मेरी बात को सुन के कोई डिप्रेस हो जाए या गुस्सा मेरे पे कर ले कि आपको तो पता ही नहीं है, आप तो, मुझे कई लोग, इस लोगों को मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए मैं शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को ही पता है, मैं कोई इंटरनेट से डाउनलोडेड मटीरियल नहीं हूँ भाई, ना ही मैं सैन फ्रांसिस्को से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसी पाकिस्तान के सिस्टम का की पैदावार हूँ। हाँ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया और आई जस्ट ट्राई टू गिव इट बैक टू यू। ठीक है, तो ये मेरी फरियाद है। और सर can I add sorry श्योर शर्जील। मैं मतलब बेसिकली मैं अभी इंग्लैंड के अंदर हूँ, इस वक्त मैं जा रहा हूँ अभी अपनी ऑन कॉल पे। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू योर Zoom मीटिंग, और आई हैव टू से कि आपने बहुत जबरदस्त कवर किया। मतलब मैंने FCPS किया था 2014 में, और फिर मैंने BFA से ही किया, बट स्टिल आपकी ये सारी डिस्कशन सुन के आई थॉरली एंजॉयड। मतलब मैं नॉर्मली Zoom की कॉल्स नहीं सुना करता गाड़ी में ड्राइव करते हुए, आई नॉर्मली लिसन टू सम नाइस म्यूजिक, लेकिन आप लोग डिस्कशन वाज सो इंटरेस्टिंग कि आई हैड टू कंटिन्यू इट, एंड आई वुड लाइक टू जॉइन इट अगेन जब आप लोग की नेक्स्ट मीटिंग हो। बहुत शुक्रिया शर्जील। आई विल इंटरप्ट यू फॉर अ सेकंड। आप मुझे बताएं, आर यू फ्रॉम कराची, एम राइट? हाँ यार, मतलब मेरे फादर इफ यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप में। देखिए मैं तो, मुझे तो देखिए हेल्प चाहिए लोगों की,
क्योंकि होता ये है क्योंकि जब वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं ना भाई, वो याद नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल तो इसलिए कभी, और एक याद रखें बात कि मुझे तो आपको पता है हम लोग ऐसा सिलसिला ये करें, मैं एक तो मेरा बेसिक मोटो ये है कि आई डोंट वांट टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव डिस्कशन विद अ वेरी ब्यूटीफुल पावर पॉइंट, और मैं कैमरा ऑन करके मैं टाई लगा के बैठ जाऊं आपके सामने अपना बूथा दिखाता रहूं, फायदा क्या होगा उसका। और दूसरी बात ये कि मैं आपके सामने बहुत प्यारी किस्म की प्रेजेंटेशन लगा दूं जिसमें हर चीज परफेक्ट हो लेकिन लोग सो रहे हो, फायदा बताइए। तो मैं देखिए, मैं समझता हूं कि हमें जब किसी से बात करनी होती है तो हमें उसके लेवल पे जाके बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि वो लोग के जो पास होते हैं वो कभी नहीं आते, तो आप हमारे लिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेस इट आउट क्या क्योंकि मैं आपको जानता हूँ विद सम रेफरेंसेस, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गेट इन टच विद यू। और सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें, अपने ऊपर भरोसा करें, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करें, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप लोग जब अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। आज अतीक भाई की शामत है। अतीक भाई, आप हमें मेजबान बन के आप गायब हो गए, ठीक है। सर नेट मैंने मतलब मैं यही कहने लगा था, नेट अभी आया है सर, मैं जैसे ही नेट आया मैं आया हूँ सर, क्या करूँ सर। आप पे जुर्माना हो गया, ठीक है। आप सर तैयार हूँ, जो आप लगाना चाहें सर। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग भिजवा दें सर। श्योर श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू।